बेटा आज का अपना न्यू टॉपिक है क्रियलता। कायरलिटी क्या होता है? या बेटा इसको आप दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हो? कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन एटम अलग होता है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा क्रियलता। ये आपको दे रखा है अपने 12th क्लास का जो पहला टॉपिक है ना, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, उसमें बेटा ये मिल जाएगा। तो ये बेटा जो कायरलिटी है ना, क्रियलता है, ये आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक वर्ड है बेटा ये। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में बेटा हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मीन्स होता है बेटा हाथ के जैसा। अब इसका बेटा दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन इसका क्या है, एक बार बेटा मैं बोलता हूँ। ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो, तो वह क्रेल अणु या यौगिक कहलाता है। ऐसा कोई अणु या यौगिक ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको दो समान भागों में दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वह क्रेल अणु वह क्रेल अणु या यौगिक कहलाता है। क्रेल अणु या क्रेल यौगिक कहलाता है। इसमें बेटा आप कंफ्यूज मत होना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर क्रेल केंद्र बोलता है ना, क्रेल केंद्र का मतलब तो ऐसा कोई sp3 परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो। लेकिन अगर आपको बोले क्रेल अणु, तो क्रेल अणु का मीनिंग है ऐसा कोई अणु जिसको आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो? क्रेल अणु कहते हैं। इसका बेटा आप एग्जांपल डेली लाइफ से दे सकते हो। नंबर ऑफ एग्जांपल है बेटा डेली लाइफ से। कैसे? आपका जो हाथ है ना बेटा, आप उसको किसी भी एंगल से दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। या बेटा शूज होता है, वो भी बेटा सममित नहीं होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता है। शूज को भी आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। या फैन का ब्लेड होता है बेटा, फैन आपका जो पंखा होता है ना, उनका जो ब्लेड होता है ना, उसको भी बेटा आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो, तो वह आपका क्रेल अणु या यौगिक कहता है, कहलाता है। या फिर बेटा और एग्जांपल आप देना चाहो तो आपका जो बॉडी है ना, अपना जो शरीर है बेटा, वो भी दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते आप। लेफ्ट में अलग है, अपने राइट में कुछ अलग है। तो
एक डेफिनेशन तो बेटा इसका सिंपल सा ये हो गया, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते किरेल अणु या यौगिक कहते हैं। दूसरा परिभाषा बेटा इसका क्या है, यदि दो वास्तविक अणु, यदि दो वास्तविक अणु यदि दो वास्तविक अणु या यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब बेटा एक दूसरे का मिरर इमेज हो, ऐसे दो अणु या यौगिक जो रियल में एग्जिस्ट करता हो और एक दूसरे का मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब हो तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, अब अध्यारोपण क्या होता है बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, तब वे एक दूसरे के सॉरी तब वे दोनों तब वे दोनों तब वे दोनों किरेल व व्यक्तिगत रूप से इसका मैंने क्या होगा बेटा इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, व्यक्तिगत रूप से प्रकाशिक सक्रिय होंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अब देखो, अभी तक बेटा हमने प्रकाशिक सक्रियता के लिए, देखो मेरा टास्क आपको ये बताना है, जैसे आपने जीआई पढ़ा है ना कि सर ये वाला यौगिक जीआई प्रदर्शित करता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण जीआई, वलय के कारण जीआई, वलय के अंदर पाई बंध के कारण जीआई, कार्बन एन सिस्टम के कारण जीआई, एन एन सिस्टम के कारण जीआई। तो आप देख के बता दो कि सर ये वाला जीआई प्रदर्शित करता है, ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करता है, ये बेटा हमने सीख लिया। ऐसे ही यहाँ भी बेटा मेरा टास्क आपको ये समझाना है, आप किसी भी यौगिक को देख के बता दो कि सर ये वाला प्रकाशिक सक्रिय है और ये वाला प्रकाशिक असक्रिय है। अब प्रकाशिक सक्रियता के लिए अभी तक बेटा मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसके पास एक किरेल केंद्र होगा तो वह वाला प्रकाशिक सक्रिय होगा, उसका एक अपवाद होता है 3 डिग्री अमीन। फिर बेटा दूसरा कंसेप्ट क्या है, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो तो वह भी किरेल अणु कहलाता है, और किरेल अणु क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ऐसे कोई भी दो वास्तविक अणु या यौगिक जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो
और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो। अब अध्यारोपित का मीनिंग ये है बेटा, जैसे आप अपने, आपका लेफ्ट हैंड है और आपका राइट हैंड है, उन दोनों के बीच में आप कोई भी एक बेटा दर्पण रखोगे, कोई भी एक मिरर रखोगे, तो ये इसका क्या बनेगा बेटा, मिरर इमेज बन जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे का क्या बन जाएगा बेटा, मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन जब एक हाथ को आप दूसरे हाथ के ऊपर रखते हो ना बेटा, इसका मीनिंग अध्यारोपण नहीं है। अध्यारोपण क्या है, एक थ्री डायमेंशनल फिनोमिना है, 3D परिघटना है बेटा ये। अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हो, ये तो बेटा क्या हो गया, जस्ट आपने उसको कवर कर दिया, ठीक है बेटा। लेकिन आप जब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हो, उस केस में उसका जो बेटा विड्थ होगा ना, उसका जो चौड़ाई होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अध्यारोपण का मीनिंग ये है, हर दिशा से बेटा वो एक ही दिखे। जैसे मान लो आपके पास पेन है, जो आप पेन काम में लेते हो बेटा, वो पेन मान लो आपका वैक्स का होता, मॉम का होता, राइट। और दूसरा ही बेटा ऐसा पेन हो, आप बीच में एक प्लेन मिरर रखोगे तो वो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर बेटा एक पेन को दूसरे पेन के अंदर इंसर्ट करके आप उसको चारों तरफ से दबा दो और हर दिशा से बेटा वो एक ही दिखे, उसको आप क्या बोलोगे, अध्यारोपण होना या अध्यारोपित होना। तो अगेन सुनो, अध्यारोपित का मीनिंग ये नहीं है कि जस्ट बेटा उसको कवर करना। अध्यारोपित का मीनिंग ये है, हर दिशा से समान दिखाई देना। जस्ट कवर करना बेटा वो अध्यारोपण नहीं है। ये बात समझ में आता है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक यौगिक का नाम सुना होगा बेटा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ये मान लो बेटा आपका लैक्टिक एसिड है, CH3CH OH COOH। ये वाला बेटा आपका कायरल है। तो इसके बेटा दो रूप बनता है, और दोनों कौन कौन सा बनता है देखना बेटा, COOH HOH। एक तो बेटा ये बनता है आपका जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, एक तो बेटा ये बनता है। तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये बेटा जो आपका वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक बेटा ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला बंद कोण कितना है, 90 डिग्री। लेकिन बेटा ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये 2D डायग्राम नहीं है, ये बेटा 3D डायग्राम है। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन क्या है बेटा, sp3 है। sp3 अगर इसका समकरण है तो इसकी आकृति क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फली है। और बंद कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो बेटा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी परमाणु या समूह है, ये वाले, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेटा, ये तो आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं, एच और ओ एच, ये तो आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। और जो वर्टिकल लाइन पे है बेटा, वो आपसे क्या है, दूर है। वर्टिकल लाइन पे कौन कौन है, COH और CH3, ये आपसे दूर है, और H और OH बेटा आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। तो ये वाला जो बंद कौन होगा, तो ये कितना होगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला बेटा कितना है, 90 डिग्री, लेकिन बेटा ऐसा एक्चुअल में है नहीं है, क्योंकि ये आपका 3D डायग्राम है। क्योंकि इस कार्बन का समकरण क्या है बेटा, समकरण क्या है, sp3, 4 सिग्मा हो गए, तो समकरण क्या होगा, sp3। तो आकृति क्या होगा बेटा,
चतुष्फलीय। प्लेनर संरचना नहीं है ना बेटा, ये आपकी कैसी संरचना है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलीय। और यहाँ पर बंद कोण कितना है? बंद कोण होगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट। और एक चीज और बेटा, ये जो COH HCH3OH इन तीनों से समान दूरी पे है। अब इसका मैं मिरर इमेज कैसे बनाऊं बेटा? मान लो यहाँ पे कोई भी प्लेन मिरर रखा हो, कोई भी आपने दर्पण रख दिया हो, COH CH3 ये तो एडिटिव रहेगा बेटा। और मिरर में जो आपका राइट में है वो आपको कहाँ दिखेगा बेटा? लेफ्ट में। और जो लेफ्ट वाला है वो आपको कहाँ दिखेगा? राइट में। और ये जो कंपाउंड है ना बेटा, इसको बोलते हैं डी लैक्टिक एसिड। डी लैक्टिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है बेटा, इसको बोलते हैं एल लैक्टिक एसिड। और डी और एल दोनों बेटा वास्तविक यौगिक है और एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर एक को उठा के आप दूसरे के ऊपर रखोगे तो बेटा अध्यारोपित नहीं होगा। और अभी आपको मैंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी परमाणु है, समूह है, वो आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं, H और OH। तो वर्टिकल लाइन पे जो भी है बेटा वो आपके क्या है? दूर है। तो अगर इस एल लैक्टिक एसिड को आप डी लैक्टिक एसिड के ऊपर रखते हो तो बेटा अध्यारोपित नहीं होगा। इसलिए ये दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऐसे दर्पण प्रतिबिंब सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं बेटा अध्यारोपित। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स ऐसे मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हों। बात समझ में आया क्या बेटा? अध्यारोपण का मीनिंग ये नहीं है बेटा कि जस्ट उसको कवर करना है। अध्यारोपण का मीनिंग है कि हर दिशा से समान दिखाई देना चाहिए। हाँ बेटा राहुल। दोबारा बोलना बेटा, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है। अध्यारोपित नहीं होगी सर। तो बेटा आप इस, ये मान लो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो क्या ये हर दिशा से समान दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसका मतलब अध्यारोपित नहीं हुआ। और आपने परिभाषा क्या लिखा है? ऐसे दो वास्तविक अणु या यौगिक जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, तब वे दोनों क्रियल तथा व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे? प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अगर बेटा जो व्यक्तिगत रूप से मतलब व्यक्तिगत रूप से बेटा, इसका मीनिंग ये है कि ये भी आपका जो पहले वाला है ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये भी प्रकाशिक सक्रिय होगा, और दूसरा वाला होगा बेटा वह भी प्रकाशिक सक्रिय होगा। मतलब दोनों अलग अलग प्रकाशिक सक्रिय होंगे। सर व्यक्तिगत या रूप से OH की जगह एक होता था। बेटा कार्यालय नहीं होता ना, हाँ सर OH की जगह ठीक। तो कार्यालय नहीं होता। बात समझ में आया बेटा? ठीक है सर। अब क्या याद रखोगे हाँ आप? सर। ऐसे दो वास्तविक अणु जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो,
तो दोनों दोनों क्रियल अणु या यौगिक होंगे और दोनों दोनों इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से मीन पहला वाला भी प्रकाशिक सक्रिय है और दूसरा वाला भी बेटा प्रकाशिक सक्रिय है। क्या बात समझ में आया? हाँ सर। सर ये COH और CH3 से मतलब कोई रिलेटेड नहीं है इसमें? नहीं नहीं, ये COH और CH3 से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये तो वो आपका ऊपर है और COH तो CH3 नीचे। ये तो आपका वर्टिकल लाइन पे है, इसको आप क्या बोलते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा। हाँ। ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ये तो बेटा आप जैसे आप सामने से देख रहे हो ना, तो HOH आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है और COH और CH3 आपसे दूर है। जी सर। और सर ये आपने ये पंक्ति से लिखा, ये लिखना जरूरी है या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये COH नीचे भी लिख सकते हैं? हाँ, दोनों में COH नीचे लिख दो और CH3 ऊपर लिख दो। और ये H की जगह COH और COH की जगह H लिख सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जो आपका जो मिरर इमेज होगा ना, तो जो वर्टिकल और लाइन सर पे रोज रहेगा, जो। हाँ वर्टिकल लाइन पे वो तो सेम रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा, वो वाले एक दूसरे के जी बदल जाएंगे। जी जी सर। वैसे आप कहीं भी लिखो, जहाँ पर COH लिखा है तो उसको वो लिखो। लेकिन बेटा, तो मैंने आपको ये लिखा हो ना, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, हाँ सर। ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ना बेटा, इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप डी लैक्टिक एसिड लिखते हो तो आपको ऐसी संरचना बनाना है, एल लैक्टिक एसिड लिखते हो तो आपकी ऐसी संरचना बनाना है। इसका एक मीनिंग है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप कैसे चेक करते हो कि वे प्रकाशिक सक्रिय है असक्रिय, उसके अंदर क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश पास कराते हैं। अगर वह कार्बनिक यौगिक का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाएं घुमा सकता है या बाएं घुमाएगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय। अगर नहीं घुमाएगा तो असक्रिय। ऐसा पढ़े थे ना बेटा? और याद सर करा। यदि ये सर ये सेकंड वाली संरचना पहले नंबर लिया और पहले नंबर वाली संरचना सेकंड नंबर लिया, तो भी ये नीचे वाला नाम चेंज हो गया क्या, डी लैक्टिक एसिड हाँ और एल लैक्टिक हाँ एसिड? हाँ, नाम हो बेटे, डी लैक्टिक एसिड आप तभी बोलोगे जब ऐसी संरचना होगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, उसके लिए आप सुनो, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं और घुमाते हैं, उनको बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं घुमाते हैं, उनको बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी, वामावर्त। आप डी और एल तभी बोलोगे जब जैसा संरचना मैंने बनाया वैसा बनाया। और एक चीज और बेटा, डी और एल आपको याद नहीं रखना है। डी और एल ये प्रायोगिक मान है। आप किसी भी संरचना को देख के नहीं बता सकते हो कि सर ये स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा। ये मेरे को पता है इसलिए मैंने लिखा है। आपसे कोई भी जी सर। पूछेगा कि ये स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसी संरचना होगा तो उसको डी लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ऐसी संरचना होगा तो उसको एल लैक्टिक एसिड बोलते हैं। दोनों अलग अलग यौगिक हैं और दोनों दोनों अगर बीच में मैं कोई भी मिरर रखता हूँ तो दोनों दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तब दोनों दोनों क्रियल अणु होंगे और दोनों दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अब बात समझ में आया बेटा? हाँ सर बोलिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा बेटा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसको असममित अणु, जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, असममित अणु। असममित अणु क्या होता है बेटा?
ऐसा अणु जिसमें सभी, जैसे मैंने आपको एक लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पीओएस और सीओएस पढ़ाया था, याद है बेटा? तो ऐसे ही टोटल जो सिमेट्री हो एलिमेंट होते तो बेटा टोटल 22 है, 22, लेकिन अपने को ओनली 3 ही पढ़ना है, एक पीओएस, एक सीओएस, एक एओएस। तो ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसके अंदर सभी सिमेट्री एलिमेंट एक साथ अनुपस्थित हो उसको असममित अणु कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ बेटा इसका परिभाषा, ऐसा अणु जिसमें ऐसा अणु जिसमें ऐसा अणु जिसमें सभी समरूपता, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सिमेट्री एलिमेंट को बोलते हैं समरूपता तत्व, सभी समरूपता तत्व एक साथ अनुपस्थित हों एक साथ अनुपस्थित हों उसे असममित अणु कहते हैं। से असममित अणु कहते हैं। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल यही है, अभी जो आपको एग्जाम्पल लिखा था मैंने, ये वाला एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं, एच सी सी ओ एच सी एच थ्री ओ एच। क्या बेटा आप इसको किसी भी एंगल से कोई भी दो समान भागों में विभाजित कर सकते हो क्या, कि इसके दो समान भाग हो जाए? ये जो वाला जो अणु या यौगिक है बेटा, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मीन समरूपता तत्व उपस्थित नहीं है। तो इस वाले कार्बन को, कायरल कार्बन एटम को बेटा एक दूसरा नाम और बोल देते हैं इस वाले, या तो आप कायरल कार्बन एटम बोल दो, ये तो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, कायरल कार्बन एटम है ना बेटा, sp3 है और चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ है। और इसको बेटा दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग क्या होगा बेटा, असममित कार्बन परमाणु। तो अगर आपके पास ऐसा है ना कि असममित कार्बन क्या होता है, तो बेटा कायरल कार्बन एटम बोलो या असममित कार्बन बोलो, एक ही बात है। और आपको ये तो मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ बेटा, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसके पास एक किरेल केंद्र होता है तो वह वाला क्या होता है बेटा, प्रकाशिक सक्रिय होता है। वह वाला क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय। और जो भी बेटा प्रकाशिक सक्रिय होगा उसके पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित नहीं होगा। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, देखना,
इसका मीनिंग ये होता है बेटा, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसमें दो सममित तल, कौन कौन से बेटा, एक तो पीओएस और एक सीओएस, अगर एक साथ अनुपस्थित हो तो उसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बेटा किरेल होता है तथा प्रकाशिक सक्रिय होता है। देखो अपना मोटिव बेटा ये है कि किसी भी अणु या यौगिक को आप देख के बता दो कि सर ये वाला प्रकाशिक सक्रिय है, ये वाला प्रकाशिक असक्रिय है। तो अगेन सुनो, स्टार्टिंग में हमने एक रूल पढ़ा है कि जिसके पास एक किरेल केंद्र होता है तो वह प्रकाशिक सक्रिय होता है 3 डिग्री अमीन को छोड़कर। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा है, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसको आप दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो तो वह वाला किरेल होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है, ऐसे दो वास्तविक अणु जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, तो दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे बेटा, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। उसके बाद बेटा फिर हमने पढ़ा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या क्या मीनिंग है बेटा, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसके पास सभी समरूप तत्व एक साथ अनुपस्थित हो, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फिर बेटा हमको पढ़ना है यहाँ पर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है बेटा, ऐसा कोई अणु या यौगिक जिसके पास पीओएस तथा सीओएस दोनों एक साथ अनुपस्थित हो, उसको आप क्या बोलते हो बेटा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब देखना बेटा, हेलो सर। हाँ बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसे दो भागों में बांट सकते हैं या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ ना, कि आप क्या करोगे बेटा। अब मैंने लास्ट में आपको ये पढ़ा दिया डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर मैंने आपको क्या बोल दिया कि अगर पीओएस और सीओएस अगर दोनों एक साथ अनुपस्थित होगा तो वह वाला प्रकाशिक सक्रिय होगा, तो दोनों उपस्थित होगा या दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होगा तो वह वाला क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। और पीओएस और सीओएस देखना बेटा मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। बस आपको क्या देखना है, यौगिक के अंदर एक तो पीओएस देखना है और एक सीओएस देखना है। अगर दोनों एक साथ अनुपस्थित है तो वह वाला प्रकाशिक सक्रिय है, दोनों उपस्थित है, दोनों में से कोई भी एक उपस्थित है तो वह वाला बेटा क्या है, असक्रिय है। तो ऐसे में सर जो असक्रिय होता है उसे, असक्रिय को दो भागों में बांट सकते हैं हम? हाँ, असक्रिय को हम दो समान भागों में ठीक बांट कर सकते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा बेटा ठीक आपको है सर। पीओएस सीओएस देखना देखना बेटा। तो मैं एक बार इसका परिभाषा लिखता हूँ, अणु अणु जिसमें अणु जिसमें सममिति तल, सममिति, इसको पीओएस को हिंदी में बोलते हैं बेटा सममिति तल, सममिति का तल पीओएस तथा सीओएस। सीओएस होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र। सममिति का केंद्र अणु जिसमें सममिति का तल तथा सममिति का केंद्र दोनों एक साथ अनुपस्थित हो, दोनों एक साथ
अनुपस्थित हो उसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपको ओनली बेटा क्या देखना है, आपको देखना है एक तो पीओएस देखना है और दूसरा बेटा आपको क्या देखना है, सीओएस। ये कैसे देखते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर किसी अणु या यौगिक के अंदर पीओएस तथा सीओएस दोनों एक साथ अनुपस्थित हो जाए तो वह वाला आपका क्या होगा बेटा, प्रकाशिक सक्रिय। और दोनों में से कोई भी एक उपस्थित है या दोनों उपस्थित है तो वह वाला क्या होगा बेटा, प्रकाशिक सक्रिय। अनुपस्थित होगा तो सक्रिय और उपस्थित होगा तो बेटा असक्रिय। और बेटा मैं यहाँ पर नोट डाल के ऐसा लिख देता हूं, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किरेल तथा किरेल होता है वह प्रकाशिक सक्रिय होता है। प्रकाशिक सक्रिय होता है। अब देखो बेटा, तो देखो हम प्रकाशिक सक्रियता चेक करने के लिए अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए बेटा कि जहां हमको प्रकाशिक सक्रियता देखने के लिए केवल क्या देखना है, एक तो पीओएस देखना है और एक सीओएस देखना है। अगर पीओएस और सीओएस दोनों दोनों बेटा एक साथ अनुपस्थित होगा तो वह वाला प्रकाशिक सक्रिय। अगर अनुपस्थित होगा, सॉरी, पीओएस और सीओएस दोनों दोनों एक साथ अनुपस्थित होगा तो प्रकाशिक सक्रिय। दोनों उपस्थित होगा या दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होगा तो प्रकाशिक असक्रिय। तो अब हमको केवल पीओएस और सीओएस देखना आना चाहिए। अगर हमको पीओएस और सीओएस देखना आता है, इसका मीनिंग बेटा हम प्रकाशिक सक्रिय और असक्रिय यौगिकों में अंतर कर सकते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस देखना सिखाता हूं मैं आपको और ये बहुत इजी टॉपिक है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में सममिति का तल। अब एक बार सुनो बेटा, सममिति का तल क्या होता है, अणु या यौगिक में उपस्थित ऐसा कोई काल्पनिक तल, अणु या यौगिक में उपस्थित ऐसा कोई काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष उस अणु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित किया जाए तथा वे दोनों समान भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, तब ऐसे तल को सममिति का तल कहते हैं। तो मैं बेटा एक बार परिभाषा लिख देता हूं इसका, फिर इसका एग्जाम्पल कराता हूं। अणु या यौगिक में उपस्थित अणु या यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल, चाहे बेटा वो आपका तल वास्तविक में एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, अणु या यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल
ऐसा काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष उस यौगिक को दो समान भागों में विभाजित किया जाए तथा वे दोनों समान भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तब ऐसे तल को सममिति का तल कहते हैं या पीओएस कहते हैं। एक बार बेटा आप इसका रीडिंग मारो, देखो क्या कहता है। जो भी आपका अणु या यौगिक है उसके अंदर ऐसा कोई काल्पनिक तल, वो आपका तल बेटा वास्तविक में एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, चाहे काल्पनिक हो, लेकिन उस तल के सापेक्ष उस यौगिक को दो समान भागों में हम विभाजित करें और दोनों समान भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी होना चाहिए, तब ऐसे तल को बेटा हम सममिति का तल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना बेटा, आपको जब मैं सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन पढ़ा रहा था, वहां पर सिस अल्कीन आप किसको बोलते हो? जब समान समूह द्विबंध के समान दिशा में हो। ये जैसे बेटा आपका ये तो हो गया सिस अल्कीन, दोनों मिथाइल द्विबंध के समान दिशा में। अब बेटा ये तो आप एक चीज तो जानते हो कि ये जो दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन का जो संकरण है वो क्या है बेटा? sp2 है। अगर संकरण sp2 होगा तो आकृति क्या होगा बेटा? समतलीय होगा। आकृति अगर समतलीय होगा तो देखो मिथाइल कार्बन और H ये सारे बेटा एक ही तल में होंगे। क्यों? क्योंकि अल्कीन है तो बेटा 3 सिग्मा होगा, संकरण क्या होगा? sp2, आकृति क्या होगा? त्रिकोणीय समतलीय, बंध कोण क्या होगा बेटा? 120 डिग्री। और बेटा मिथाइल और H इनको क्या करते हैं कि एक स्फीयर की तरह मानते हैं। आपका जो H है वो छोटा स्फीयर हो जाएगा, मिथाइल का आकार क्या होता है बेटा? H की तुलना में बड़ा होता है, तो ये बड़ा स्फीयर हो जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे दो समान भागों में विभाजित कर सकता हूँ क्या? ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको ऐसे काट दो बीच से, जहां से मैंने ये वाला लिखा है पिंक वाला, दो समान भाग हो जाएंगे। फिर बेटा क्या देखोगे, अगर ये कार्बन है इधर, तो यहाँ पर ये कार्बन है,
इधर बेटा CH3 है तो राइट में CH3 है, इधर बेटा H है तो इधर राइट में H है, तो दो समान भाग हो जाएंगे ये, और दोनों दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होगा। तब इस तल को आप क्या बोलोगे बेटा, POS, सममिति का तल। अब इसी के अंदर मैं आपको COS भी बताऊंगा है या नहीं है, जब हम COS डिस्कस करेंगे बेटा। अभी एक चीज और देखना बेटा, यहाँ पर POS ऐसे भी हो सकता है, और आपका ये पूरा अणु या यौगिक बेटा क्या है, समतल है, एक ही तल में सारे सारे, क्योंकि संकरण क्या है, sp2 है। तो बेटा आप ये पेपर वाला प्लेन या बोर्ड वाला प्लेन भी कट कर सकते हो, जैसे आधा मिथाइल ऊपर आधा मिथाइल नीचे, आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे, आप उसको बेटा ऐसे कट कर सकते हो प्लेन के तल से, ऐसे काट दो आप प्लेन से, मिथाइल को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कार्बन को आधा आधा कर दो, H को आधा आधा कर दो, मतलब पूरे अणु या यौगिक को, कि जिस तल में आपका अणु या यौगिक उपस्थित है उस वाले तल के सापेक्ष भी बेटा आप कट कर सकते हो। लेकिन ये बोर्ड वाला तल या जो आपका पेपर वाला तल है बेटा, ये आप कब काम में लोगे, जब आपका अणु क्या होना चाहिए, समतलीय है, सारे सारे एक ही तल में उपस्थित होना चाहिए। अगर बेटा संकरण sp3 होगा तब तो आकृति क्या होता है, चतुष्फली है। तो आपने देखा है चतुष्फली आकृति बेटा एक तल में नहीं होता है, ये बात आप जानते हो। तो बेटा यहाँ पर POS उपस्थित है। अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल लिखूं, ट्रांस अल्कीन, इसके अंदर भी बेटा POS संभव है, लेकिन यहाँ पर ऐसे POS नहीं होगा जैसे मैं कट कर रहा हूँ ऐसे, ये वाला POS नहीं है, क्योंकि इधर लेफ्ट में मिथाइल है, राइट में क्या है बेटा, H है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन रहा है और दो समान भाग नहीं हो रहा है, तो ये वाला तो बेटा आपका तल होगा नहीं। तो बेटा कौन सा तल होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो संकरण sp2 होगा। तो मैंने अभी बोला है H और मिथाइल को एक स्पेयर की तरह मानते हैं, मिथाइल H की तुलना में क्या होता है बेटा, बड़ा स्पेयर, और H क्या होता है, छोटा स्पेयर। तो आप इस तल के सापेक्ष बेटा इसको कट कर सकते हो, पूरे अणु या यौगिक को ऐसे आधा आधा काट दो, ऐसे तल के सापेक्ष, आधा मिथाइल बाहर आधा मिथाइल अंदर, आधा H बाहर आधा अंदर, आधा कार्बन बाहर आधा कार्बन अंदर। तो बेटा आप तल के सापेक्ष इसको कट कर सकते हो। तो कौन सा तल, जिस तल के अंदर आपका ये अणु या यौगिक उपस्थित है। तो यहाँ भी बेटा POS होगा, पहले वाले के अंदर POS अभी चेक करेंगे, और दूसरे वाले के अंदर बेटा POS होगा, और वो कौन सा होगा, जिस तल में बेटा आपका ये अणु या यौगिक उपस्थित है। सर ये ट्रांस वाला कैसे होगा? ट्रांस वाले में बेटा ऐसे होगा कि जिस तल में आपका ये अणु या यौगिक उपस्थित है ना, उस तल के सापेक्ष बेटा आप इसको कट करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक बार करना तो। जैसे मान लो आपके पास कॉपी है, आपके पास कॉपी है ना, है। अब बेटा आपका जो कॉपी है उसको आप बीच में से दो समान भागों में कर सकते हो, क्योंकि कॉपी आपका पूरा पूरा प्लेनर है ना, सारे सारे हाँ एक ही सर तल कर में, सकते। बीच से ऐसे दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हो। आपका जो कॉपी है उसको आप बीच में से दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हो, और दोनों दोनों बेटा जी एक सर। दूसरे के क्या होगा, मिरर इमेज भी होगा। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस तल के अंदर आपका ये पूरा अणु या यौगिक उपस्थित है ना, ये क्योंकि बेटा ये आपका क्या है, समतलीय अणु है। क्यों असमतलीय है, उसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि बेटा समकरण क्या है, sp2। आप बोर्ड वाला प्लेन, मैं नोट डाल के आके लिखने वाला हूँ, बोर्ड वाला प्लेन या पेपर वाला प्लेन तब काम में लेंगे जब समकरण sp2 होगा या sp होगा। अगर sp3 समकरण होगा तब बेटा बोर्ड वाला प्लेन या पेपर वाला प्लेन काम में नहीं लेंगे। तो सर ये इसकी सहतिज रूप से कटेगा?
हाँ, जिसमें आपका ये उपस्थित ना, जिस तल में ये सारा सारा उपस्थित आपका अणु है यौगिक, उसी तल के सापेक्ष बेटा कटेगा। तो अभी सर कैसे कटाएगा, एक बार काटना तो। जैसे यार इसको एक मिनट, इसको क्या वहां पर यार मेरे पास मॉड्यूल पड़ा था, लाइव क्लास होगा था अभी फिजिकल। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये मिथाइल है ना, ये वाला मिथाइल, हाँ सर। इसको बेटा मिथाइल और एच किसका आकार बड़ा होगा? मिथाइल का। मिथाइल का आकार बड़ा होगा। तो मिथाइल को बेटा बड़ा स्क्वायर मानो, और एच को आप क्या मानो? छोटा वाला स्क्वायर मानो। ठीक है बेटा। और आप इसको ऐसे कट करो, जैसे जिस तल में ये उपस्थित है ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आधा मिथाइल बाहर ऐसे ऐसे काटो। आधा मिथाइल को आप बाहर काट दो, आधा मिथाइल को अंदर काट दो। और ये वाले कार्बन को भी बेटा हाफ 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 आगे हाफ पीछे। एच को भी आप क्या कर दो? आधा आधा काट दो। अब इस वाले तल के सापेक्ष कट करोगे ना, तो ये दो समान भागों में कट जाएगा, आधा बाहर और आधा अंदर। तो दोनों दोनों बेटा एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज होगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, यूट्यूब है ना बेटा, ये वाला टॉपिक है ना, मेरे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और वहां पे बेटा मेरे पास मॉडल था, तो मैंने उसके मॉडल से भी एक्सप्लेन किया है। यूट्यूब पर देखना बेटा। यूट्यूब पर है सर? हाँ, 9 जनवरी को मैंने डाला है, उसमें देखना आप ये वाला आईएमए वाला। उसमें पूरा समझाया हुआ है? हाँ, ये पूरा बेटा वहां पे समझाया हुआ है 3D में अच्छे से। उसमें वहां पे मेरे तो पास ठीक है। कोचिंग में बेटा मेरे पास मॉडल भी था, उससे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो एक बार जाके आप यूट्यूब पर देखना, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ठीक है किया हुआ सर। है वहां पे। अभी यार मेरे पास वो मॉडल नहीं है दिखाने के लिए, वो क्या जोधपुर में रह गए। मैं अभी घर पे हूँ। आप क्या बेटा? आप जोधपुर नहीं हो? नहीं, जोधपुर नहीं, मैं घर से ले रहा हूँ बेटा क्लास। ठीक मेरा है सर। मेरा जो होम टाउन है ना, वहां से ले रहा हूँ। हाँ मनोज बेटा। सर एक बार सर स्क्रीनशॉट दे दो। हाँ बेटा, बस लिखते हैं, मैं इसको